हाँ, मेरे को नीट के बारे में एक अच्छा। मिसकंसेप्शन दूर करनी है। क्योंकि काउंसलिंग चल रही है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है कि नीट में अच्छा कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा मतलब दोबारा से ही पेपर देना पड़ेगा, पर वो क्वालीफाई करते हैं कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। तो उस चक्कर में अप्लाई नहीं कर रहे हो कि उनको लग रहा है उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो नीट में जब क्वालीफाई करते हो ना तुम, तो पहले तो वही बड़ी बात हो जाती है कि आपने क्वालीफाई किया, बिकॉज़ इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। देखो डिफिकल्ट तो है, कॉम्पिटिशन भी कितना होता है ना। मैं अपने आप एग्ज़िट कैसे होगी? गुड रुको 1 इवनिंग सेकंड, मैम। एग्ज़िट हो गई है। गुड इवनिंग। अरे क्या हुआ? गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग मिस्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये अगर मैं हँसते हुए ऊपर देखूँ तो काफ़ी डरावनी लग रही हूँ। मैम ऐसे लग रहा है आपने ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाया है। मेरे को सबसे बढ़िया वो चाँद लग रहा है पीछे। ऐसे कम-बख़त दिखता नहीं है, आज दिख रहा है बताओ। यहाँ पे जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे इतना मतलब पॉल्यूशन लेवल कम है क्योंकि ये बहुत आउटस्कर्ट पे आता है ना, तो यहाँ सांप-वाम भी निकल जाता है। वहाँ पे सीढ़ियाँ है ना, तो हमें इंस्ट्रक्शन है कि सीढ़ियों पे ध्यान रखना, बारिशों में सांप आता है वहाँ। अभी तक नहीं आया खैर। सो एनीवेज़, सो यहाँ पे इतना साफ हो जाता है आसमान कि आप कॉन्स्टेलेशंस देख सकते हो। तो कभी-कभी हम रात को बाहर बैठ के कॉन्स्टेलेशन ही देखते हैं, इतने अच्छे से दिख जाती है। एनीवेज़, मच्छर नहीं होते वहां पे? मच्छर होते तो मैं कौन सा बाहर सो रही हूँ? अब मच्छर की बात मत कर, सुन लेंगे वो पैरों में काटेंगे यार, चुप हो जा। मैम अच्छा, लाइट नहीं है आज। वो मेरे रूम में ना काम चल रहा है तो मैं इसलिए बाहर हूँ। अच्छा, तो सुनो, तो नीट में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका रैंक आ जाए मतलब आपका नंबर आ गए, तो अगर आपका टॉप मोस्ट मार्क्स नहीं आएँगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज होता क्या है ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, जो मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ है कि बच्चों को नहीं पता है। अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज किसी भी मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ और किसी की नहीं, ठीक है? एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी इनकी बात कर रही हूँ मैं, राइट? तो अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज का फ़र्क ये है कि हम अच्छा कॉलेज उसको कहते हैं, पहला जिसमें फीस कम लगे। इट डज़न्ट मैटर आप कितने वेल्दी हो या नहीं, इट मैटर्स इज़ कि क्वालिटी क्या है उसकी। पहला जिसमें फीस कम लगे, सिर्फ़ उस कॉलेज में हेलो आशीष, सिर्फ़ उस कॉलेज में फीस कम लगती है जो गवर्नमेंट से फंडेड होता है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज होगा। तो पहला हम प्रेफ़र करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है? उसमें फीस आपकी कम होगी, उसमें आपको फैकल्टी टॉप मोस्ट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली ऐसे किसी को कोई ऐसी फैकल्टी नहीं बन सकता। आप किसी भी अच्छी जगह जाओगे ना तो फैकल्टी को चूज़ करने के भी बहुत राउंड होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, वो खुद अपनी फील्ड में स्पेशलाइज़्ड होते हैं और फिर वो डॉक्टर्स आपको पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसकी फीस कम हो, राइट? ये आपके अच्छे कॉलेज की क्वालिटीज़ हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो जब आपकी ट्रेनिंग लगेगी, जब फाइनल ईयर के टाइम पे आप जाओगे ना, तो आपको इन फील्ड भेजा जाएगा, तो वो आपको रूरल एरियाज़ में भेजेंगे। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे जिनको डिफरेंट तरीके की डिजीज़ेज़ है, जो मेबी आपके एरिया के आस-पास नहीं मिलती। तो आपको एक्सपोज़र मिलता है। अब डॉक्टर कैसे ज़्यादा सीखेगा? किताबों से थोड़ी सीख लेंगे कोई भी। कोई भी डॉक्टर ज़्यादा सीख सकती है जब वो फील्ड में जाए ना, पेशेंट से मिले। तो गवर्नमेंट अब देखो सबसे ज़्यादा पेशेंट की भीड़ कहाँ होती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा स्मार्ट बने ना इस सेंस में। ऐसे नहीं जो प्राइवेट से नहीं पढ़ा उन्होंने भी एमबीबीएस है, एक्सपोज़र का फ़र्क है। तो हम कहते हैं गुड कॉलेज इज़ द वन जो आपको ज़्यादा एक्सपोज़र दे, आपकी फीस कम लगाए, राइट? उसको हम गुड कॉलेज कहते हैं। तो अगर आपका नीट में रैंक मार्क्स आ रहे हैं, आप नीट क्वालीफाई कर रहे हो, देखो हर मार्क्स पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज मिलता है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपको चांसेस है कि हाँ यार आप हिमाचल प्रदेश से हो, 85% कोटा आपको हिमाचल का मिलता है। कोई चंडीगढ़ से 85% कोटा उसको चंडीगढ़ में मिल रहा है, ठीक है? तो तुम अपनी स्टेट में ज़रूर अप्लाई करो काउंसलिंग के लिए। चाहे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं सीट मिले या नहीं, पर अप्लाई तो करो। क्योंकि होता क्या है, 1 मिनट राशि, होता क्या है कि पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में सबसे पहले जिनके सबसे अच्छे रैंक है उनको मिलते हैं। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बची हुई सीट्स मिलती है। फिर कुछ बच्चे वो छोड़ देते हैं। मान लो किसी बच्चे को शिमला में सीट मिल गई, आईजीएमसी शिमला में, ठीक है, बहुत बढ़िया उसने ले ली। लेकिन फिर उसको दिल्ली एम्स में भी सीट मिल गई। उसने एम्स के लिए आईजीएमसी छोड़ दिया, उसकी मर्जी उसकी चॉइस, उसने छोड़ दिया। आईजीएमसी की सीट खाली होगी ना, तो लास्ट राउंड में जो सीटें खाली होती है वो दोबारा से खुलती है और उसमें दोबारा से एडमिशन होती है, ठीक है? तो जो बच्चे बच जाते हैं वो वहाँ पे ओपनली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सो आई रियलाइज़्ड कि ये हिमाचल में बहुत कन्फ्यूजन है कि मैम अगर हमारे नंबर कम है तो हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो तुम्हें अच्छा कॉलेज ही मिल रहा है, यू शुड अप्लाई फॉर इट। समझ आई ये बात? तो ये मिसकंसेप्शन मत रखना, क्लियर है?
जब नीट का पेपर होगा और तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो तुम ऑल इंडिया में काउंसलिंग अप्लाई करोगे ऑब्वियसली, लेकिन तुम अपनी स्टेट में काउंसलिंग जरूर अप्लाई करोगे। चाहे तुम ड्रॉप करने की सोचो, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन अपनी स्टेट में काउंसलिंग अप्लाई हर बच्चा करेगा जिसने नीट का पेपर दिया। इज इट क्लियर? यो मैम। ज्यादा इसकी ज्यादा फीस नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम। इस बार इसकी 2000 फीस है, बहुत कम फीस है, बहुत ज्यादा नहीं होती। आप सोचो 2000 में इंश्योर हो कि आप शायद डॉक्टर बन सकते हो, तो दैट्स अ गुड, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये सारा प्रोसेस घर हो जाता है, मतलब 2 हफ्ते में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी स्टेट में सीट मिलनी है या नहीं। तो इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं किया। सो मेक श्योर कि जब आप नीट दोगे उसके बाद अपनी स्टेट काउंसलिंग जरूर अप्लाई करोगे, इरिस्पेक्टिव आपके पड़ोसी क्या कहते हैं या रिश्तेदार क्या कहते हैं। हर किसी को अलग अलग टाइप की नॉलेज होती है। देखो मेरे टाइम में अलग चीजें थी ना, अब अलग हो गई है। मैं इसलिए अपडेटेड हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। अब हो सकता है ना आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है जो अभी रिटायर हो गया, उनके जमाने में अलग होता था, अभी थोड़ा अलग सिस्टम होता है, राइट? तो आप किसी की बातों में मत आया करो, आप जिनको नॉलेज है उनसे एक बार कंफर्म कर लिया करो, राइट? तो अपने टीचर से पूछ लिया करो, क्योंकि हम इसी काम को करते हैं तो हम इसलिए अपडेटेड हो जाते हैं। और नहीं पता होता तो हम तुम्हें पूछ के बताते हैं। लेकिन अपनी स्टेट में सीट जरूर अप्लाई करना। क्लियर है सबको? यो मैम। पहले राशि ने किया था। हाँ बोलो राशि। प्राइवेट कॉलेजेस में भी होती है इंटर्नशिप? इंटर्नशिप तो हर कॉलेज को एंड में करानी पड़ती है, प्राइवेट कॉलेजेस लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो गवर्नमेंट में नहीं करा पाते, वो प्राइवेट में ही आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रखते हैं। सो इसलिए हम प्राइवेट में हम गाइड भी नहीं करते हैं, प्राइवेट का आपको खुद ही देखना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट का करवाते हैं, ठीक है? हाँ लेकिन इंटर्नशिप दोनों में होती है। हाँ हर्ष बोलो। नीट के अलावा कोई और भी एग्जाम होता है स्टेट वाइज? स्टेट वाइड अब एग्जाम नहीं होते हैं एमबीबीएस के, नहीं इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होता एमबीबीएस के लिए, आपको नीट ही देना पड़ता है। नीट इज द ओनली वन इंडिया में। अब यही है, पहले होते थे अलग अलग, अब नहीं होते, ठीक यो यो मैम। है? हाँ रिया बोलो। मैम स्टेट में अप्लाई करने के लिए मार्क्स कितने होने चाहिए? हर बार परसेंटेज वेरी करती है। अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी रखेगा नीट, तो आप स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। जितने अच्छे मार्क्स उतने ज्यादा चांसेस सीट मिलने की, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। ओके? मैम हाँ नेक्स्ट कशिश। मैम इस बार की कट ऑफ कितनी है? किसकी? स्टेट की? यस मैम। हमें तब पता चलता है जब हमारी लास्ट सीट जाती है ना किसी बच्चे को, तब पता चलता है कि कितना तक लिया है उन्होंने। सो वैसे तो जो जर्नल के लिए गई है वो, जर्नल के लिए हमेशा 600 से ऊपर मार्क्स हमेशा सिक्योर होते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। 490 गई है एससी की, तो कट ऑफ इस बार हाई गई है क्योंकि कंपैरेटिवली पेपर बायोलॉजी का इजी था। जितना मैंने एनालाइज किया एनसीईआरटी पे ज्यादा बेस था। 2022 का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था बायो का। तो आई थिंक जब पेपर इजी हो जाता है तो कट ऑफ हाई हो जाती है। सो इस बार 470 तो सिर्फ उसकी गई है एससी की, तो जनरल की तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ना, तो वेरी करती है, कैटेगरी वाइज टू कैटेगरी वाइज वेरी कर जाती है, राइट? चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, नहीं तो फिर आपको और देर हो जाएगा। जैसे खत्म होगा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन इनको, है ना? चलो सो तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, ये आपका पेपर आया था, है ना? इस बार बीच में आया था ना बायो? यो मैम। मैम। दिख रही है सबको? यो मैम। ठीक है, कौन सा कलर? मैम रेड। डार्क ब्लू। पर्पल। येलो। रेड सुना था मुझे पहले। पर्पल। रुक जा भाई, पर्पल। देखो, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बीच में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैं पूछूंगी वो बोलेगा बेटा माइक बंद, नहीं तो समझ नहीं आता ना, हर बार ही होता है। तो माइक बंद जब तक मैं बोलूँ ना कि रेज, जब तक मैं बोलूँ ना रेज योर हैंड, तब तक माइक बंद, ठीक है जी? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हमें इतना पता है। एडेनिन और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। नीट ऑब्वियसली इस तरीके का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट में डाल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो मेक श्योर आपको ये चीज पता हो, ठीक है? सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन फ्लो और सेंट्रल डोगमा बाय मॉडर्न बायोलॉजी इज। अब सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा सिंपली कहता था डीएनए से आरएनए बनाओ, आरएनए से बेसिकली इनका मतलब एमआरएनए होता है, और फिर उससे आप प्रोटीन बनाओ, ठीक है? एमआरएनए ऐसा जी लिखते नहीं, सिर्फ आरएनए लिख देते हैं। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। गिवन बाय, रेज योर हैंड, गिवन बाय whom? हर्ष पहले तेरा हाथ आया था। रुशिल किसने दिया था?
मैम क्रिक। क्रिक ने दिया था, राइट। और रुशिल, डीएनए से एमआरएनए बनना प्रोसेस इज नोन एज, मैम डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए बनना, मैम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, राइट। तो ये सेंट्रल डोगमा था। गुड, ओके। नीचे याद कर लो। नाउ विच कलर? ब्लू। ब्लू। ब्लू समझे। और नीचे कर लो, जिससे पूछूंगी तब हाथ खड़े करना, पहले नहीं। बस बस। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, अब जो न्यूक्लियोसोम होता है हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है डीएनए की पैकेजिंग के अंदर, राइट। तो न्यूक्लियोसोम, रेज योर हैंड। वितेश, सी नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज। हाँ देखो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर 8 यूनिट से बना होता है। इन यूनिट के नाम क्या है? हिस्टोन की यूनिट के नाम बताओ रितेश। हिस्टोन की यूनिट के नाम बताओ प्रिया। नहीं याद हिस्टोन यूनिट्स के नाम? हिस्टोन की 8 यूनिट मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है, ठीक है। और उसमें से एक बीच में होता है हिस्टोन की यूनिट जिसको हम लिंकर भी कहते हैं। तुमको याद नहीं है? अगर याद नहीं है तो तुमको पता नहीं है और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो हिस्टोन, ये आंसर तेरा सही है लेकिन तेरा कॉन्सेप्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जब रैप हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के, तो इस स्ट्रक्चर को, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसोम। ये बात सही है। न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए रैप होता है उसमें लगभग कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं रितेश? कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं दीक्षा एक न्यूक्लियोसोम में? रुशिल? मैम अराउंड एक ऑक्टामर में 200 अराउंड 200 बेस पेयर्स होते हैं 200 ना, बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो हिस्टोन के यूनिट्स अगर आपको नहीं पता है तो यू नीड टू लर्न हिस्टोन किस यूनिट से बना है, ठीक है। हिस्टोन की कॉम्पोजिशन होती है, तो ये लिख लो वहां पे हिस्टोन कॉम्पोजिशन। वीक है तुम्हारा, रिवाइज इट। पढ़ा हुआ है तुमने, आता है तुमको, ये रट्टा है। मैं रट्टा कितनी बार बताऊंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। तो हिस्टोन का आपको कॉम्पोजिशन का रट्टा आपने दोबारा मानना है, आपको इसका चार्ट याद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्लियर सबको? What is linker? What is linker DNA? What is linker DNA? Raise your hand. लिंकर डीएनए। बेटा एक न्यूक्लियोसोम और दो दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए का डबल स्ट्रैंड जा रहा होता है। हाँ दिशा बोलो बेटा। जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड जा रहा होता है ना, और हाँ, तो दो न्यूक्लियोसोम को अटैच करता है, दिस इज लिंकर डीएनए, ठीक है। तो पैकेजिंग डीएनए इज नॉट क्लियर येट। अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लो। कौन से पेज नंबर पे टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए? मैम 99 83। हाँ रिवाइज 99 पेज, ठीक है। पेज में 99 रिवाइज करना आपने, समझ गए? मूविंग ऑन। Match the steps of protein synthesis given in 1 and with the feature given in 2। करेक्ट ढूंढना है हमेशा। देखो ये देखने में लगता है मैं करेक्ट ढूंढने, किसी दिन अगर उन्होंने इनकरेक्ट बोल दिया सबका पेपर गलत हो जाना है। तो कभी भी क्वेश्चन को ज्यादा कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंस में मत पढ़ लेना, हमेशा चेक कर लेना पूछ क्या रहा है। समझ आई? कभी कभार हमें लगता है हमें पता है सामने वाला हमसे पूछ क्या रहा है, पर एक्चुअल में उसकी इंटेंशन कुछ और होती है। तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए पूरी बात, ठीक है जी। तो हमको ये बताना है कि क्या प्रोसेस किससे मिल रहा है, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल सा कर लेते हैं कि हमेशा दो चीजों को अटैच करना होता है ना। सो लेट्स से अगर मैं बोल दूं रेज योर हैंड, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी, रेज योर हैंड, मदद चाहिए किसी को? नहीं आता? हर्ष, डीएनए रेप्लिकेशन से कौन सी टर्म मिलती है भाई? ओकाजाकी हर्ष, फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, हाँ सही बात है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये जो है मेरा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक ही जगह मिलता है, कौन से प्रोसेस में? ट्रांसलेशन में मिलता है। ट्रांसलेशन में, है ना। तो डी का सेकंड, बी का वन, डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो ये तो दोनों है ही नहीं। बाप रे मच्छर खा गए मुझे। और बी का वन, बी का वन यहाँ है और यहाँ बी का थर्ड है, तो आंसर वुड बी बी। आरएनए पॉलीमरेज। देखो ए का थर्ड,
टर्मिनेशन इज जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर। एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है ना, जब आपका जिस टर्मिनेशन का स्टेप आता है तो एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करता है, इसलिए वो जीटीपी डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, बी का 1 तो हमने कर लिया ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। सी का 4th, तो सी का 4th क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए ना, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड कौन सी पोलैरिटी से कौन सी पोलैरिटी तक जाता है? रेज योर हैंड। आरएनए पॉलीमरेज जो न्यू स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? रेज योर हैंड। हाँ जी कशिश। मैम 5 प्राइम टू 3 हाँ जी, हमेशा याद रखना न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है। ठीक है, यही पॉलीमरेज की खासियत थी। करेक्ट, राइट? यो चलिए, मैम। इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ये सिंपली बोल रहे हैं, मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ ATGC। ठीक है, और हमको पता है एडेनिन थाइमिन से जोड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जोड़ता है। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ थाइमिन 20%। ये कह रहे हैं ये भाई 20% है। वो पूछ रहे ग्वानिन का बताओ, तो मेरे को पता है कि अगर थाइमिन 20% है तो मेरा एडेनिन भी 20% होगा, टोटल ये हो गया 40%। तो डीएनए अगर अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात कर रही हूँ तो 100% ना, 100% से मेरे को पता है 40% मेरे एडेनिन और थाइमिन ही मिलके हो गए हैं। तो बचे हुए कितने परसेंट रहे टोटल? 60%। दैट विल बी ग्वानिन एंड साइटोसिन। हाँ, तो मतलब कि 30% इसे ग्वानिन होगा और 30% मेरा साइटोसिन होगा। साइटोसिन। तो आंसर बी 30%। सी। बेटा क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? ग्वानिन की कितनी परसेंटेज है यस मैम 30%. बेटा? 30%। माइक बंद करो सारे। वो क्वेश्चन है पूछ रहा है ग्वानिन की परसेंटेज 30% हुई ना, ये समझ नहीं आया? यो मैम। मैम आ गया। आ गया ना? यो- कोई बच्चे से यो ना यो समझ मैम। आया? एक बार फिर भी सुन लो। डीएनए को जब हम लेंगे ना नाइट्रोजनस बेसिस, हम बोलेंगे 100% है। ठीक है, सारे नाइट्रोजनस बेसिस मिलके 100% बनाते हैं, राइट? अगर उसमें थाइमीन 20% सिर्फ थाइमीन ही है तो थाइमीन जितना है उतना एडेनिन को भी होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ ही होंगे, तो 20% एडेनिन भी होगा, टोटल 40% हो गया। तो डीएनए में अगर नाइट्रोजनस बेसिस 100% थे तो 40% अगर एडेनिन और थाइमीन है, यानी कि बचा हुआ 100 में से 40 60, तो बचा हुआ 60% जो है वो हमारे पास दो चीजें होगी, एक होगा ग्वानिन और एक होगा साइटोसिन। तो ग्वानिन अकेला कितने परसेंट होगा? देखो ग्वानिन होगा 30% और साइटोसिन होगा 30%, तो इनका प्लस मेरे को 60 मिलेगा ना। तो देखो 60 100 हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, तो ग्वानिन हमारा है सिर्फ 30%, राइट? 30%। यो मैम। मैम। स्टोन आर रिच इन, ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, राइट? तो एनसीईआरटी की लाइन तुमको पता होनी चाहिए। तो स्टोन इज रिच इन व्हाट नीता? नीता राजकुमारी, स्टोन इज रिच इन व्हाट? मैम प्रोटीन। स्टोन इज रिच इन प्रोटीन। ओके, स्टोन इज रिच इन प्रोटीन। अब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, वो कौन से अमीनो एसिड में रिच है बेटा इनमें से? हर्षे? Lysine and arginine. तू हर्षे है? हर्ष बोला, अच्छा तुमको हर्ष सुना, हर्षे मतलब हर्षितिका। लाइसिन एंड आर्जिनिन, आंसर इज बी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, कौन से पेज नंबर की? पेज नंबर 99। 99। पेज नंबर 99 एक क्वेश्चन ये आया, पेज नंबर 99 से ये क्वेश्चन भी आया था ना न्यूक्लियोसोम। तो जब मैं पढ़ाया था मैं बोला था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज, है ना, ध्यान देना था। चलो कौन सा गलत? नीचे हाथ करो, कौन सा गलत? Dark green. डार्क ग्रीन, ठीक है वही। देखो अब पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या करना होता है फर्स्ट? ऊपर सॉल्व करना। हाँ, यस गुड। तो सब चुप करना आप, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आरएनए यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो कह रहे हैं जो आरएनए बना, वो स्पेसिफिक नहीं कर रहे ना टीआरएनए एमआरएनए या आरआरएनए, तो सिंपली जब वो आरएनए लिखे तो वो उसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कौन सा आरएनए वहां बना है। वो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जब आरएनए बनता है आप उसको डायरेक्टली ट्रांसलेशन में नहीं भेज सकते, वो डायरेक्टली नहीं जाता, उसमें कोई पहले स्टेप्स होते हैं। ये बात सही है? Yo-yo, ma'am.
बात सही है, ठीक है, क्योंकि यूक्रियोटिक सेल में क्या होता है, ये एडमिट क्यों नहीं हो रहे, मुझे क्यों करने पड़ रहे। यूक्रियोटिक सेल में देखो, यूक्रियोटिक सेल में वैसे यहाँ तो बहुत ही मच्छर है। यूक्रियोटिक सेल में पहले एमआरएनए बनता है, सॉरी पहले कौन सा आरएनए बनता है, क्या नाम है आरएनए का, HNRNA। एचएनआरएनए, आरएनए, ठीक है, उसमें होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और फिर बनता है एमआरएनए, है ना, तो डायरेक्टली ट्रांसलेशन में नहीं जाता ना, फिर होगी ट्रांसलेशन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रोक्रियोटिक सेल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रोक्रियोटिक सेल में क्या होता है कि प्रोक्रियोटिक सेल में बनता सीधा एमआरएनए और वो सीधा जाता है ट्रांसलेशन में, तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, राइट। सो अब ये कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट तुम्हारी सही है। दूसरी देखते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग फिनोमेना हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सॉन। स्प्लाइसिंग से हम एक्सॉन रिमूव करते हैं या इंट्रॉन, हर्ष? इंट्रॉन। ये स्टेटमेंट गलत होगी, ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज, आंसर वुड बी ए, क्लियर। मैम इसका आंसर टेस्ट में ठीक है, सो हो गलत आया गया। था। मैम। क्वेश्चन अगर आंसर मैम गलत आया, मैंने कौन सा मैसेज गलत कर किया लोगे, था आपको। पूछोगे आंसर इसका 22 का, हाँ मैं उसको बोल रही हूँ जो पीछे बोल रही है यार, 22 का सी ना, नहीं इसका आंसर ये है ए, क्लियर है। यो मैम। 22 का A, हाँ उसमें बता रहे थे कि दोनों ही गलत है। नहीं यहाँ पे ए है, क्लियर है ना आपको कैसे, कोई बात, तभी तो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं ना कि कभी कभार कोई टाइपिंग एरर हो जाता है या फिर सिस्टम में कोई एरर आ जाता है तो हम उसको करेक्ट कर ले, है ना, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था, मैं क्लास में बोला भी था, उसको ध्यान से पढ़ना। एंटीकोडोन फॉर द कोडोन व्हिच हैज द ड्यूअल फंक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूअल फंक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जिसका होता है वो कोडोन है और उसका नाम है एयूजी, वो उसका एंटीकोडोन पूछ रहे हैं, एंटीकोडोन फॉर द कोडोन, वो पूछ रहे हैं एयूजी के लिए जो एंटीकोडोन है वो पूछ रहा है आपसे, तो एयूजी का एंटीकोडोन टीआरएनए के ऊपर होगा और इसका ऑपोजिट होगा, ए के ऑपोजिट यू, यू के ऑपोजिट ए, जी के ऑपोजिट सी, यूएसी, आंसर वुड बी बी, समझ आई। ड्यूअल फंक्शन सुन के कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो पूछ आपसे एंटीकोडोन रही था, जैसे हम टीआरएनए बनाते हैं ना, ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, है ना, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आती है, इफ यू रिमेम्बर हियर इज अ सीक्वेंस एंटीकोडोन की, यहाँ पर आएगी वो सीक्वेंस यूएसी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज क्या बताना है, अच्छा फिलअप है ये तो, चलो द VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन ब्रीज, बेटा माइक बंद कर ले और हाथ नीचे कर ले, हर सजा मिली है तेरे को, चला गया चांद, देखो हो गया, अब नहीं दिखता ये, बारिश होने वाली है फिर। नहीं बारिश नहीं होने वाली, एक तारा दिख रहा है इसलिए मैंने ऊपर देखा था सबसे पहले, लैपटॉप महंगा है मेरा नहीं एक तारा दिख रहा है, तारे दिखते तो बारिश नहीं होती, आसमान दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, दो तारे दिख रहे हैं मुझे, हाँ बारिश नहीं होगी, चुप, तब होनी नहीं चाहिए अभी, अभी थोड़ी देर के लिए ना हो। VNTR belong to a class of satellite DNA referred to as, सैटेलाइट डीएनए वो वाले डीएनए होते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस जो मेनली आपके कोडिंग में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क नहीं करते, तो VNTR कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, VNTR belongs to मिनी या माइक्रो, ये जो है मिनी में पढ़ा था हमने, माइक्रो नहीं पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है जी, वही पढ़ा था हमने कि मिनी सैटेलाइट्स यूज होती है, तो मिनी सैटेलाइट्स आर VNTR, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसमें क्वेश्चन आया था और कंफ्यूज कर दिया था। हाँ रुशिल भाई बोल, रेगुलेशन नहीं रुशिल नहीं विशाल बोलेगा, तमन्ना रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर, तो उसको हम कैसे रेगुलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मैम नेगेटिव। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक, कैसे दिखता है वो, मैम क्लोवर लीफ है ना, जैसे हमारे लहसुन के लीफ की तरह दिखाई देता है, राइट, सो आंसर वुड बी सी। आंसर वुड बी सी, ठीक है जी, जिसको आता था तीनों प्रोसेस वो कर पाएगा। तो एक क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछ लिया ट्रांसलेशन से, ठीक है जी, एक क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछ लिया लैक ऑपरॉन से, और एक क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछ लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। देखो जिस बच्चे ने ये चैप्टर पूरा किया होगा वही कर पाएगा ना, ये दूसरा थोड़ी कर पाएगा,
राइट। तो इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी हो जाता है। कोई एक चैप्टर उठा रहे हो तो उसको ढंग से पढ़ो, बेहतर रहेगा। नाउ दिस इज द वन आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। और देखो यहाँ पे भी आ गया, मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन विद द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो हम जब लैक ऑपरॉन बनाते थे अपन ने याद कैसे किया था, मुझे बस ये बता दो। Zaya. एम जया। इंडियन पोस्ट ऑफिस या हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस गई थी हमारी जया, जया बच्चन गई थी, है ना। हमने बोला था ए जीन का फंक्शन हमको खासा पता नहीं है, ये हमें परमिशन देता था और पहला वाला हमारा लैक्टोज को ब्रेक करता था, है ना। ऐसे ही था, ऐसे ही था हमने। Yo-yo, ma'am. ये yo मैम। देख लेते हैं आई जीन। चलो आई को छोड़ो, आप सीधे जया पे आ जाओ। जो परमीश में इतना भी याद है, अगर वाई हमारा जेड वाला था, वो जेड वाला क्या करता था, वो रिलीज करता था बीटा गैलेक्टोसाइडेट। तो बी का 1 एंड हमारा जो वाई जीन होता है वो परमीज बनाता है, तो डी का सेकंड, बी का 1 और डी का सेकंड देख लेते हैं। बी का 1, बी का 1, बी का 1, बी का 1, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। नीचे वाले देख लेते हैं। ठीक है, बी का 1 और डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, आंसर वुड बी D. डी क्रॉस हो गया ना, इजीली क्रॉस हो गया ना। तो सिर्फ देखो, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर अगर तुम सोचो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम पे क्वेश्चन है। Yo-yo, ma'am. यो मैम डायग्राम पे अगर तुमको लैक ऑपरेटर नहीं भी आता, मान लो नहीं आता यार, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते, तो ऐसा नहीं होता टीचर का समझ नहीं आ रहा तुम्हें, हो सकता है स्कूल भी नहीं समझ रहा, हो सकता है तुमने यूट्यूब से पढ़ा नहीं समझ आया, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, दैट इज नॉर्मल। मतलब हो जाता है यार सबके साथ, हमारे साथ भी होता है, इसमें क्या है। वो पूरी जिंदगी चलेगा, कुछ चीजें कभी समझ नहीं आती लाइफ में, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने पेपर के लिए। पेपर के लिए तुम तब भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर लैक ऑपरेंट किसी को नहीं भी आता था, अगर उसने डायग्राम भी प्रिपेयर किया होता, उसका तब भी हो जाता है क्वेश्चन, राइट। तो जब भी अगर तुम ऐसे कहीं जगह पे स्टक करो ना, उसके से लीव मत कर दिया करो। तुमको पता है कि यार मेरे को लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं एनसीईआरटी में डायग्राम दिख रहा है वो कर लूँ, या एटलीस्ट मुझे इसका एग्जांपल दिख रहा है वो कर लूँ, या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक टॉपिक मिला है इससे रिलेटेड, चलो मैं वो कर लेता हूँ। तो अब जब आप इसको हैबिट बनाओगे ना, धीरे धीरे टॉपिक कवर होने लग जाएंगे। नाउ विच कलर, विच कलर, डार्क ब्राउन। पिंक। Dark blue. ब्लैक नहीं, पिंक। पिंक चलेगा, ब्लैक नहीं, ठीक है। पर्पल बोला था किसी बच्चे ने, आज पर्पल ले ले, उसका रह गया, ठीक है। 26 विच ऑफ हाँ द ऊपर फॉलोइंग दिया था आपने पर्पल। ले यार दिल ले लेते रहे, रुक जा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरिन एंड विटामिन बेसिस। दोनों बेसिस के बारे में आपको सच्चाई बतानी, ट्रू पूछो से। तो जब भी स्टेटमेंट में ट्रू है बोल दो, पहले उसको अंडरलाइन किया, फिर ये स्टेटमेंट ऊपर सॉल्व कर लो, क्योंकि नीचे खज्जल हो जाओगे, नीचे मत देना भी। दे आर हाइड्रोफोबिक, नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोफोबिक एंड insoluble in water at the near neutral pH of a cell। सही बात है। Yo-yo, ma'am. Yo-yo। अच्छा ओके, एक मिनट। नहीं, हाइड्रोफोबिक है वो, बात सही है, इसलिए उसको सेंटर में लगते हैं, हाइड्रोफोबिक है। इनसॉल्युबल वाटर थोड़ी है, वाटर में तो सॉल्युबल है, तभी तो उसको सेंटर में रखते हैं। सेंटर में नहीं रखेगा तो घुल जाएगा। इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये लाइन गलत है। एट एसिडिक और एल्कलाइन पीएच द बेसिस, हाँ संध्या बोलो बेटा, नहीं बोलना। At acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in water decreases. Purine have two rings in their structure. Pyrimidine bases have only one ring. ये statement तो सही है पक्का, थर्ड वाली है ना, थर्ड स्टेटमेंट सही है, और कहीं पे थर्ड मेंशन ही नहीं है। अच्छा, at acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in water increases. इतना तो पता जाएगा। फोर्थ से ये तो सेकंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये होना चाहिए, एल्कलाइन एसिडिक एंड एल्कलाइन पेयर द बेसिस बिकम चार्ज एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस। अगर वो चार्ज हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जानी चाहिए। हाइड्रोजन आयन जब हम मिक्स करते हैं तो वाटर सॉल्युबल चीजें हो जाती है। ये फोर्थ स्टेटमेंट सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फोर्थ सही है, थर्ड सही है, वन कैसे सही है? आंसर क्या है इसका पीछे 26 का? डी है, डी है मैम। डी बोल रहा है, लेकिन ये वन कैसे सही है? इनसॉल्युबल इन वाटर, न्यूट्रल पीएच
ऑफ द सेल में इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं हो रहे यार, ये सेंटर की तरफ तभी तो होते हैं, पीएच तो न्यूट्रल ही होता है यार। ये मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो गलत होनी चाहिए। मुझे क्लास के बाद 10 मिनट देना, मैं ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है, चेक करके। ये मैम। ये मैम क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट हाफ गलत है, पर मैं एक बार देख लेती हूँ इंटरनेट पे क्या सीन दिखाते हैं। तो वैसे आंसर इसका डी। अगर फर्स्ट ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे डाउट है। ओके, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, लिख दे मैंने। चलो आओ। DNA contain nucleobases, sugar and phosphate. Removal of which among these from the DNA sample will not significantly affect the length of DNA. क्वेश्चन को ध्यान से किया करो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट होना, कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरे को अगर रट्टा हुआ है चल जाएगा काम, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो वो कह रहा है डीएनए की लेंथ, लंबाई, कह रहे लंबाई पे फर्क ना पड़े, मैं किस चीज को निकालूं। देखो, जो उसकी अगर लंबाई पे, अगर मेरी बैकबोन की एक भी हड्डी हट निकाल दो तो मेरी लंबाई पे फर्क तो पड़ जाएगा ना। तुम सेंट्रल एक्सिस की हड्डी तो नहीं निकाल सकते। तो डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट। हाँ, तो इसको डिस्टर्ब करोगे तो उसकी लंबाई में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस उसके कभी लेंथ थोड़ी बनाता है, वो उसको स्टेबलाइज करता है। इसलिए आप फॉस्फेट नहीं हटा सकते या शुगर नहीं हटा सकते, आप नाइट्रो बेसिस हटा दीजिए, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी नहीं पूछा, देख अगर यहाँ स्टेबिलिटी पूछा फिर तो न्यूक्लियो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसने लेंथ पूछी है तो लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई थिंक PYQ हमने करा हुआ है ये, है ना? ये मैम। would be ये। चलो कौन सा कलर, पिंक बोल रही थी ना, लिविंग। The Meselson and Stahl experiment, heavy DNA is distinguished from normal DNA by centrifugation in। मैंने जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराया था मैंने बोला था ना वो मटेरियल भी पूछते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन किस मटेरियल में कर रहे थे? टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या क्या मटेरियल था? ग्रेडियंट इंग्रेडिएंट कौन सा था? रेज योर हैंड बेटा, यार दूसरे को बोलने दे। नेहा? CaCl ग्रेडियंट। हाँ, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट था उसमें, राइट। एनसीईआरटी की लाइन है सीधा ये मैम। सीधा एनसीईआरटी से, और तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस मिलेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन में एक या 2 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गए तब भी तो काफी सारे सही करिए ना तुम। तो मॉलिक्यूलर एनसीईआरटी से बहुत आता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ते रहना पड़ेगा, सीधा कुछ नहीं है उससे, डायग्राम भी किया होता तब भी हो जाता। नाउ 29, द लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म। मैंने तो पहले बोला था लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे क्वेश्चन करते ही रहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म्ड, इस कॉन्टिन्यूसली बनता है लीडिंग स्ट्रैंड या डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है? कॉन्टिन्यूस। हाँ, कंटिन्यूअसली। इन शॉर्ट सेगमेंट में बनता है वो। नो लीडिंग मैम। हम नो मैम। उसको लीडिंग बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली बनता है, सबसे पहले बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीमरेज दोनों जगह, पॉलीमरेज हमेशा दोनों जगह इक्वली लगता है। तो डिसकंटीन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज एक साथ ही लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले लीडिंग स्ट्रैंड स्टार्ट होता है। उसका नाम लीडिंग इसलिए है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम उसको लीडिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फॉर्मेशन पहले हुई है, समझ आई ये बात? यो मैम। ये मैम। तो जब आप ऐसे बनाते हो ना, और आप ऐसे बनाते हो कि लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली जा रहा है इसलिए उसे लीडिंग बोलते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड बेचारा धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकंड आया। दोनों में प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का एक साथ हुआ था। एड ऑफ रेप्लिकेशन थोड़ी होता है, ठीक है, उससे तो पीछे चल रहा होता है। सो आंसर वुड बी ए, कॉन्टिन्यूसली। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सा कलर लूं? ब्लू। ब्लू कौन सा? 1 2 3 1 2 3 3 बोल दिया उसने पहले, सॉरी। सिलेक्ट ये द तो करेक्ट पर्पल हो स्टेटमेंट गया। रिगार्डिंग प्रोटीन। पर्पल हो गया, ये ले लूं? ये मैम। कौन सी बीमारी होएगी मुझे आदमी मच्छरों से? मकर सब जगह काट मलेरिया। दिया। एम बोला था मैंने। तेरी बातें सुनी है इन्होंने। कितने क्लास का टाइम है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 25 मिनट रुक जाओ, खा लेना फिर भाग जाओ। तुम्हें नहीं कह रही, मच्छरों को कह रही हूँ, ये कर रही है। वो मच्छरों के सरदार तुम हो? नो मैम। मैम आपने बोला कि 25 मिनट के बाद खा लेना, तो कहते यो 25 मिनट के बाद मैं भाग जाऊंगी। खाएंगे क्या मुझे? खाना खाने भाग जाऊंगी। आज मुझे मन नहीं है खाना बनाने का, मैं डोसा खाऊंगी। खाओगे तुम? आ जाओ।
सुनीता यो तुमको मैम। पता है मैम जैसे हमारे वहाँ पे कैसे होता है कि जैसे स्ट्रीट फूड होता है तो स्ट्रीट फूड में आपको जनरली मिलते हैं ना, मोमोज मिल जाएंगे और गोलगप्पे मिल जाएंगे, है ना, ऐसे मिलते हैं ना मार्केट में। यहाँ पे डोसा और इडली मिलता है और पोंगल मिलता है। यो यो मिलते सस्ते हैं, 30 रुपीज का डोसा आ जाता है, सांबर नहीं लगता उसमें, सांबर नहीं देते यहाँ पे, चटनी के साथ देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और हमारी शक्ल देख के हमें चटनी भी रेड वाली मिल जाती है, हम भोली से शक्ल बना देते हैं, वी डोंट नो, बट हम समझ जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी तेलुगु आने लगी, लेकिन यहाँ पे सस्ता सस्ता गरम गरम डोसा मिलता है, लेकिन मिलते डोसे हैं। तो कभी कभार मोमोज की याद तो आती है वैसे, देखो सच तो सच है। एनीवेज, हंसने की क्या बात है तमन्ना, एक मैम तो आपके मेडिकल कॉलेज। पीछे कौन से पेड़ है? बेटा जब भी क्लास चल रही हो लाइव, खबरदार ये बोला मेरे पीछे क्या है, मेरे को डर लगता है। मैम इसने तो पूछा पता क्या पीछे बोल, कौन सा ट्री है? पीछे पेड़ कौन सा मैम, ये पीछे पूछ वर्ड यूज ही नहीं बोलना मेरी क्लास में, समझ आई, मैं अक्सर अकेली होती हूँ। ओके मैम। मैम कैमरे के आगे कौन सा पेड़ है? शट अप, बंदर कहीं के। ये कोकोनट ट्री है बेटा, यहाँ पे कोकोनट ट्री है सारी जगह, केले। ये कोकोनट ट्री मेरे रूम के बहुत पास है, तो जब तूफान आता है ये कोकोनट ट्री पागल हो जाता है, तो मेरे को सच में डर लगता है किसी दिन ये इधर ही गिरेगा, पागल हो जाते हैं, बहुत मैम जोर इस जोर पे से आवाजें करता है जब मैं। मैम इसमें कोकोनट खाने को आपको मैम मिलेंगे। आपकी रूम की तरफ आता है तो जल्दी जल्दी तोड़ लिया करो। बेटा कोकोनट के ऐसे ऊपर है कि आए तोड़ लिया, ऐसे थोड़ी होता है। ओ हवा से गिरते नहीं है नीचे? कोकोनट इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, कोकोनट बहुत सॉलिड होते हैं, और कोकोनट ना नीचे गिरे ना तो किसी का सर फाड़ सकते हैं। तो वैसे मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी गिरे ना, पर बहुत कम गिरते हैं ये, बहुत ज्यादा तूफान होता है तब गिरते हैं, वो भी बेबी कोकोनट, दिखे इतने इतने कोकोनट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ये बड़े वाले नहीं गिरते इतने आराम से, इन्हें काटना पड़ता है ऊपर चढ़ के। तुम कर लो ये, कोकोनट में उलझ गए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सत्य वजन ढूंढना है तुमको प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। When the small subunit of ribosome encounter an mRNA, the process of translation begin. ट्रांसलेशन तब स्टार्ट हो जाता है जैसे mRNA के स्ट्रैंड के ऊपर छोटा सा राइबोसोम आके लग जाता है, तब स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन। ये बात सही है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये जो 30th क्वेश्चन है, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा है ना उसी को आ रहा होगा, तो जिसने नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी और उसने एक्स्ट्रा भी पढ़ा है उसको आता होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो जिसने ध्यान से नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ा वो भी पढ़ लेगा, पर आपको थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। ये कह रहा है मैंने स्मॉल सब यूनिट ऑफ ए राइबोसोम एनकाउंटर एमआरएनए, ये मेरा एमआरएनए है, इसमें स्मॉल सब यूनिट आई है अभी बस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, ये कह रहा है यहीं से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ये बात सही है। नो मैम। नो मैम। ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इससे बेहतर स्टेटमेंट नहीं मिली ना तो वापस इसी पे आना पड़ सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं तो उसको हम काटते नहीं। पेप्टाइडेज कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सही बात है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में, वो पेप्टाइडेज एंजाइम करता है, सही बात है या नहीं। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलोगे। कौन बनाता है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन बनाता है, करता कौन है, ये पूछ रही हूँ मैं। अब तो मुझे गुस्सा दिला लो। Who's तुम्हें ट्रांसलेशन नहीं आता क्या? मैम आता है। तो बताता क्यों नहीं है फिर, बता कौन करता है। मैम क्या पूछा? तो कान से रुई निकाल, कि जो एक अमीनो एसिड आया टीआरएनए पे, दूसरा अमीनो एसिड आया, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, कौन करता है इसकी फॉर्मेशन बेटा? मैम एंजाइम का नाम बताना है। हाँ कौन करता है, अरे कौन आके इसके बीच में बॉन्ड बनाता है? अमीनो टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, बेटा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज वो होता है जो टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लगाता है, वो एंजाइम तो अलग है, चार्ज टीआरएनए बनाने के लिए यूज होता है।
हाइड्रोजन। वही सब क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे, तुम क्या बोल रहे हो? लिटरली मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? चुप चुप, कुछ भी। मैम जो अमीनो एसिड होते हैं वो सुन रही हूँ मैं, बोल बोल अमीनो बोल, सुन एसिड रही हूँ। ज्वाइंट होके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अमीनो एसिड ज्वाइन होकर पेप्टाइड बनाते हैं। आई एग्री विद यू। कौन ज्वाइन करवाता है उनको? बेटा बाइक बंद करो, बाकी लोग उनको ज्वाइन को कराते हैं। बेटा मेरा क्वेश्चन था। एंजाइम। हर्ष माइक बंद कर। कौन सा एंजाइम? किसने कराई ये प्रोसेस? अमीनो एसिड। कहाँ है ट्रांसलेटर? ये लो भाई। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम था। वो क्या करता था? टीआरएनए से अमीनो एसिड को अटैच करता था। अब हम इस टीआरएनए को चार्ज टीआरएनए के नाम से जानते हैं। ये चार्ज टीआरएनए यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये एक्टिव प्रोसेस है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम है जिसने अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में बॉन्ड बनाया। ये बात यहाँ खत्म होती है, ट्रांसलेशन में नहीं होती। ट्रांसलेशन में चार्ज टीआरएनए सीधा आता है। तो पहला एंजाइम आपने यहाँ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिसने ये बोला था वो तुम गलत बोल। समझ आई कैसे गलत हुआ वो? ये मैम। मैम सेकंड पॉइंट है, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ ये कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, तभी तो एक प्रोटीन की चेन बनेगी। तो इन तीनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद कौन करता है? पेप्टाइडेज। एंजाइम। वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? अबे ये खिड़कियां कहाँ बनी है? लार्जेस्ट लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। हाँ यार, यूनिट ऑफ राइबोसोम भी समझ आया। तू खून चढ़ा रहे हो मेरा तुम, है? लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कराने के लिए काम आएगा। समझ आई बात? क्या पूछा मैंने और क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे? ये पहले ये बताओ, ये पता है तुमको बात क्या हो रही है? ये मैम आ गया। पता था मुझे, है ना? तो लार्जर सब यूनिट जो होती है वो पेप्टाइडिक एक्टिविटी करती है ना। बेसिकली वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करती है। पेप्टाइडेज अलग से कोई एंजाइम आया? यो मैम। नो मैम। बेटा नहीं आया। राइबोज देखो जब भी, ओके चलो ये मैं मान लेती हूँ, ये वर्ड नहीं पता, मैं ये ऐड कर देती हूँ कि जब भी राइबोसोम एंजाइम की तरह काम करता है तो हम उसे बुलाते हैं राइबोजाइम। तो यहाँ पे राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम। राइबोसोम की जो बिगर यूनिट होती है ना, वो एज ए एंजाइम काम करती है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी राइबोसोम एक्ट एज एन एंजाइम, हम उसी को हम बुला देते हैं राइबोजाइम। तो जिसने यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करी है ना, वो राइबोजाइम है। ठीक है, वो अलग से पेप्टाइडेज नहीं आया। देखो पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ट्रांसलेशन में वो नहीं आता क्योंकि बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम ही वो काम कर देती है, उसे अलग से पेप्टाइडेज की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन डिफिकल्ट है। पेप्टाइडेज नहीं है, यहाँ पर आएगा हमारा राइबोजाइम। समझ आई? राइबोजाइम। राइबोजाइम के ब्रैकेट में लिख लो बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट बिटवीन स्टार्ट कोडन। कहाँ होते हैं? इनके पहले होते हैं यूटीआर। तो यूटीआर की लोकेशन क्या है? यूटीआर प्रेजेंट बिफोर स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, है ना? ये यूटीआरस है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट होगी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रो फैक्टर बाइंड टू द टर्मिनेशन कोडन। टर्मिनेशन के लिए रो वो कुछ नहीं आता। ठीक है जी, अब सबसे अच्छी स्टेटमेंट कौन सी बची अपने पास? फर्स्ट। ए। यस, देखो टेक्निकली देखा जाए तो इससे बेहतर स्टेटमेंट ये होती है, इनिशिएशन तब होता है जब छोटी यूनिट आई, बड़ी यूनिट आई,
छोटी यूनिट आई, टीआरएनए आया, बड़ी यूनिट आई राइबोसोम की, और फिर इनिशिएशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि इससे बेहतर स्टेटमेंट नहीं है तो हम इसको करेक्ट कह सकते हैं कि यार सही बात है, वैसे छोटी यूनिट जब आई थी ट्रांसलेशन तो वहीं से स्टार्ट हो गया था ना प्रोसेस के। हम बोल रहे हैं चाय बना रहे हैं, तो जिस जिस टाइम आपने चूल्हे के ऊपर पतीला रखा था पानी डाल के, चाय बनाने का प्रोसेस तो वहीं से स्टार्ट हो गया था ना। टेक्निकली देखा जाए तो जब तक चाय पत्ती नहीं बनी तब तक हमें ये नहीं पता चला चाय बन रही है या कुछ और बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट स्टेटमेंट यही है, तो आप इसी के साथ जाओगे। आंसर वुड बी ए। समझ आया? यो मैम। डेंजरस क्वेश्चन था ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत ढूंढना है तुम्हें, तो गलती तो ढूंढ ही सकते हो। रेज योर हैंड। एक काम करो, चैट में लिखो, मैं फटाफट पानी लेकर आई। चैट में लिखना है, चैट। आंसर लिखना है। हाँ बेटा, आंसर लिखना है, आंसर। हाँ जी, चेक कर लेता हूँ क्या आंसर है। ओ हवा चली, हवा। ए बी सी तुमने सारे दे दिए, नलायको। सारे आंसर दे दोगे? चलो सी। अच्छा देखो, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ मेरे को कभी समझ नहीं आता, मेरे को हमेशा बनाना पड़ता है कि ये मेरी पेंटोस शुगर है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है ये, और इसके बीच का जो ये बॉन्ड है ये कह रहा है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये तो सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तो सही है, वन तो सही है। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनके 5th कार्बन के ऊपर अपना फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ये बोल रहे हैं। टू यो मैम। फोस्फो ध्यान से पढ़ना है इसको। फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, डायस्टर ने ईस्टर बोला तो ये तो ईस्टर बॉन्ड से हुआ है, ये तो सही है। पहला भी सही है मेरा, दूसरा भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अभी तक तो इसी में आ रहा है आंसर। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। 2 न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक थ्रू 3N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे 2 न्यूक्लियोसाइड्स एक दूसरे से लिंक हो। मैम इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट है? अरे अरे थैंक यू बेटा, ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मेरा भी गलत हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसलिए नीचे नहीं देखते, मैं नीचे देख क्यों रही हूँ आईपैड। हाँ, तो 2 न्यूक्लियोसाइड आर लिंक थ्रू 3N 3,5N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सिर्फ नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट करती है और कहीं नहीं होती, राइट? तो ये तो गलत है। ठीक है, तो मेरा थर्ड वाला गलत हो गया। ये थर्ड गलत हो गया हमारा। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हीट्रोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये बात सही है? यो मैम। देखो पीछे इसके ऊपर क्वेश्चन आया, उसी से नीचे स्टेटमेंट आ गई। नीट में भी ऐसा होता है, दो क्वेश्चन से बिल्कुल सेम आ जा रहा है ना? जिसको पता होगा उसको ये क्वेश्चन भी सही, और जिसको नहीं पता वो यहाँ भी फंस गया होगा। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ज्यादा डेंसली पैक होता है या हेट्रोक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन। ये तो गलत हो गया, तो मेरे पास गलत स्टेटमेंट हो गई। अब ये देखने के बाद पीछे जाऊंगी। ठीक है, जो कायदे से हमने सीखा है कैसे करना है, अब हम पीछे जाएंगे, देखेंगे हमें गलत ढूंढना है। तो गलत है मेरे पास थर्ड और गलत है मेरे पास फिफ्थ। थर्ड एंड फिफ्थ आंसर वुड बी सी। आंसर वुड बी सी। ठीक है नेहा बेटा, ये मैम। लगता है तूने भी मेरी तरह ही गलती करी थी। चल मूविंग ऑन। नाम देखो, ये जिन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाए होंगे ना उनको पता होगा। तो स्टार्टिंग का पार्ट था इस चैप्टर का, ढूंढना क्या है, लेट मी चेक, करेक्ट ढूंढना है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले भाग के जाऊंगी, एकदम लपक के जाएंगे हम लोग ग्रिफिथ के पास। ग्रिफिथ भैया ने क्या किया था, किसके ऊपर? एक स्टेप मिनट, टू को किसने पूछा तेरे से मैंने, है ज्यादा बोलता है, भाग जाए से। रुया, ये हमें बताएगी हमारी प्यारी प्रिया, प्रिया सतपालिया। यो मैम। ग्रिफिथ किसने, किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? कौन सा है ग्रिफिथ के साथ? प्रिया मार खाएगी। कशिश
प्रीक्षित बताएगा। मैम चुप। मैम प्रीक्षित थर्ड बताएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया थर्ड, बी के साथ थर्ड है। और मुझे हाशियोन चेस बता दे कौन सा है। मेरे से ही पूछा ना। नहीं जी, मैंने प्रीक्षित से पूछा है। मैम प्रीक्षित लड़की है? मैम को प्रिया लगा। प्रीक्षित से पूछा है। प्रीक्षित और कोई एक बता दे। चल वाटसन एंड क्रिक बता दे। बैक्टीरिया पेज। वाटसन एंड क्रिक पूछा प्रीक्षित से ही पूछा है। ये रब्बा फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, ठीक है। बी का थर्ड, बी का फर्स्ट। हम कोशिश करते हैं दो से ही सॉल्व हो जाए। बी का थर्ड, 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 बी थर्ड, बट ये तो नहीं है। और उसने बोला है डी का वन, डी का वन, डी का वन, डी का वन। आंसर इज ये रट्टा ही था एनसीईआरटी पे। मैच द कॉलम। यार ये तो गाने वाला पेपर होगा, ये तो बहुत ज्यादा मैच द कॉलम आ गई। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। काफी लंबे क्वेश्चंस आ गए ना एक साथ। अच्छा जी, तो अब बताएगी मुझे शीतल। शीतल ने बोली बहुत देर से। शीतल हो तुम? यस मैम। मुझे लगा आज तुम आई नहीं, तुम्हारा हाथ कम खड़ा देखा मैंने। काहे काहे? भुवनेश्वरी, नेहा, क्यों ऐसा क्यों? ऐसी मैम मैं चाहती थी दूसरे बच्चे बोले आज। ओ हो, अरे महान, अरे अद्भुत हो तुम। है बाहुबली, मैं पीछे जाता हूँ, राज्य गद्दी मैं नहीं रहूंगा, अपने भाई को देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये राज्य ये शासन करे, है ना? ऐसे? यो मैम। ओ देवी हो तुम, देवी। अपने चरण का है तुम्हारे, अपने चरण को खुद ही छू लो, हम नहीं छू पाएंगे। ये बता, फर्स्ट फोर सिग्मा किसके साथ कहाँ जाके लगता है भाई? मैम इनिशिएशन। सिग्मा इनिशिएशन पे, ठीक है। कैपिंग मैम 5 प्राइम टू अरे 3 5 प्राइम। प्राइम टू प्राइम क्या होता है? कैपिंग सिर्फ 5 प्राइम पे लगती है। टोपी सर पे लगाती है, सर पे लगाते लगाते से नीचे लहरा के पैरों पे लगा देती है। पागल है क्या करती रहती हो? कैप सर पे ही लगती है ना, 5 प्राइम पे ही लगती है। टेल कहाँ लगती है वैसे? मजे के लिए बता दे, टेल कहाँ लगाई? मैम 3 प्राइम, हाँ 3 3 प्राइम। हंस ले पहले, हंस ले। अद्भुत हो तुम, अद्भुत। चलो सी का 5। अरे सी का 5, 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 सी का 5। ओके, एक गलत है, मैम डी सी में है। गलत है। हैं? रुक जा, देखने दे, मैं खेलू ना अब। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। हो एक का सेकंड, एक का सेकंड, एक का सेकंड, एक का सेकंड। हो डी बता बेटा, कोडिंग स्टैंड के साथ क्या आएगा? मैम टर्मिनेशन। कोडिंग स्टैंड के साथ टर्मिनेशन आएगा, सही बोल रही है? नो मैम। नो क्या आएगा? मैम। नो मैम। क्या आएगा? मैम एक ही बचा अब तो, फर्स्ट वाला। 5 मैम प्राइम 5 5 प्राइम प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ, कोडिंग स्टैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नॉन कोडिंग स्टैंड जो था हमारा टेम्पलेट स्टैंड, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, राइट? ये उसी पे डिवीजन है, तो हमारा डी के पास बचा 1। दैट वुड बी बी, आंसर वुड बी बी। समझ आई? यो मैम। और अद्भुत करतब करो तुम, है। इन टर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? कमाल है। आरएनए डीएनए के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड किस बला का नाम है? न्यूक्लियोटाइड वो है जिसके पास 3 चीजें हैं, 3 चीजें। नाइट्रो पहला पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीजें हैं उसके बाद, देख लेते हैं। न्यूक्लियर हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, अच्छा। शुगर मॉलिक्यूल कॉमनली बहुत अच्छा। अकेला पूरा नहीं लिखा इन्होंने। न्यूक्लियोटाइड शुगर, शुगर है उसके पास, फॉस्फेट है उसके पास, हेट्रोसाइक्लिक बेस है, सही है? हो तो यही यो मैम। यो मैम। मैम। हेट्रोसाइक्लिक बेस बोल रहा है, फॉस्फेट है, शुगर खा गया, तो आंसर वुड बी सी। 3 चीजें ढूंढनी थी, 3 ही है इसमें। इजी था ये, इजी आया है क्वेश्चन। बीच में एक दो है जिसने थोड़ा दिमाग घुमाया। क्लॉर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज ए लूप फॉर। अरे अरे अरे, ये तो तुम पीछे भी देख कर आए हो। क्लॉर लीफ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक लूप होता है, किसके लिए? उसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं कोडोन के, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एंटीकोडोन। बताओ भाई, टीआरएनए पे कोडोन है या एंटीकोडोन? एंटीकोडोन। एंटीकोडोन। आंसर वुड बी बी। है। ये देखने के बाद भी तुमको याद नहीं आया कि ऊपर क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। क्या गाने गा रही है? मत कर माइक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज? सत्य वचन बताने हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक सत्य वचन हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज। अच्छा, सारे मच्छर मेरे आसपास।
कोई रुको, तुमको मैं अभी बताती हूँ ऑल आउट से, सबको मारूंगी पकड़ पकड़ के। और ये रीड, पेरेंट स्ट्रैंड को रीड, दो चीजें करनी होती है आपने, हर बार मैंने यही बताया। तो ये नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। शीतल कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन, नहीं नेहा कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड तो न्यू स्ट्रैंड बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और रीड कैसे करता है पेरेंट स्ट्रैंड को? 3 प्राइम to 5 प्राइम। है ना, यही है क्वेश्चन, नीट में आएगा। फिर भी कोई गलत करके आएगा तो बताओ क्या करें, अब अपने पापों का प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज एमआरएनए इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिंथेसाइज तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं करता ना, सिंथेसिस, और ये गलत लिखा है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सही लिखा है ना। कोड वर्ड पढ़ना होता है आपने, डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसाइज एमआरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। उसमें डीएनए सिंथेसिस हाँ डीएनए लिखा है, देखो खेलते हैं मेरे साथ, ये गलत हो गया। डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी गलत हो गया। तो आंसर वुड बी सी। सी डी नहीं है। समझ आया तुझे? यस मैम। तुम नहीं थी, वो दूसरी थी बच्ची। आइए खत्म होने वाले, खत्म करके जाएंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरएनए। इसके बारे में अफवाह फैली है, अफवाह पहचाननी है तुम्हें, क्या है अफवाह? आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू इवॉल्व इन द लिविंग सिस्टम, सत्य या नहीं? पायल मैम सत्य है। सत्य है, सत्य है। ये आपने पढ़ा है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में, है ना, एक छोटा सा पैराग्राफ है ना, वहां पे लिखा है। और इवोल्यूशन में भी मैंने गला फाड़ के बताया था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, आरएनए डीएनए को जन्म दिया है, सत्य वचन है, दिया है। आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट इज नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल, ये स्टेबल होता है? नो मैम। नहीं, नो मैम। तो बहुत रिएक्टिव होता है। ये बहुत रिएक्टिव क्यों होता है, कौन से कार्बन की वजह से? सेकंड कार्बन में ऐसा क्या होता है कि इसको बहुत रिएक्टिव बनाता है? OH लगाते हैं। हाँ, तो ये वेला OH ना हर चीज किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये वो वेला बच्चा है जो हर किसी से बात कर रहा है, तो खुद पे नहीं पढ़ रहा, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहा। एक तो ये रीजन है, ये बहुत रिएक्टिव है। और दूसरा, कार्बन नंबर 1 पे जो यूरेसिल लगा होता है, यूरेसिल भी इसको अनस्टेबल बनाता है, ठीक है, ये भी बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये दो चीजें इसे बहुत रिएक्टिव बनाती है, और रिएक्टिव है तो अनस्टेबल है ना, राइट। अगर हर कोई तुम्हें कुछ भी बोले और हर किसी की बातें तुम्हें दिल पे लगा लो, तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा ना। लेकिन हर कोई कुछ भी बोले तो उसको सीरियसली नहीं लेना होता, अपने दिमाग को शांत रखना होता है, तो तुम स्टेबल रहोगे। ऐसे ही होता है ना, बस वही कोई कॉन्सेप्ट है। आइए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अरे झूठ बताना, झूठ ढूंढेंगे, झूठ। तो इन प्रोकैरियोट द स्ट्रक्चरल जीन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, रेज योर हैंड भाई। नीता, पहली वाली लाइन ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है प्रोकैरियोट में। इन यूकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चरल जीन जो होती है उसमें बीच बीच में कोडिंग सीक्वेंसेस आती है, ऐसा होता है? होता है, अच्छा। यूकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है उनमें? होती है, अच्छा। हर्ष इसकी मदद करेगा थोड़ी सी, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है? स्प्लिट जीन याद नहीं आता। नेहा? नो मैम। नहीं होती है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, होता क्या है? व्हाट इज स्प्लिट जीन? बोल। तुमसे ही पूछ रही हूँ, चेक कर लेती हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो गलत बोल रहे हो तुम, चेक करना पड़ेगा फिर। गलत ही बोल। क्या होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? बेटा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो तेरे जीन्स है वो बीच में स्प्लिट नहीं हो रखे यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये देख, ये जो डीएनए होता है हर्ष, जो वर्ड है ना, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स की बात होती है इसमें। हाँ, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, डीएनए के बीच में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं ना। तो यूकैरियोट में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है ना, उसने कौन सा एमआरएनए लिखा है? वो तुमको सीधा पूछ रहा है यूकैरियोट में क्या होता है, तो उसके डीएनए में बीच में तुमको स्प्लिट जीन मिलते हैं, मतलब एक जगह इंट्रॉन मिल रहा है फिर एक्सॉन मिल रहा है, तो स्प्लिट हो रखे है ना। कोडिंग वाले जीन स्प्लिट हो सकते हैं, तो उसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं, ये सही है, ठीक है, समझ आई बात? यो मैम। इंटरवीइंग सीक्वेंस अपीयर इन मैच्योर आरएनए, देखो ये गलत कैसे हुआ, ये बात कर रहा है, इनकरेक्ट ढूंढना है। ये कह रहा है जो मैच्योर आरएनए है, देखो मैच्योर आरएनए के बीच में
इंटरफेयर नहीं करते, कोई इंटरफेयरिंग सीक्वेंसेस नहीं होती। इंटरफेयरिंग सीक्वेंसेस का मतलब यहाँ इंट्रॉन्स है, तो मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है उसके बीच में इंट्रॉन होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। अब ऐसे देखा जाए तो स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं है। इन्होंने मेंशन नहीं किया आर दे टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो चलते हैं ना, उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो पर ये इतना अच्छे से मेंशन नहीं करते, तो हम बेस्ट स्टेटमेंट जो देखेंगे वो यही है कि जब भी मेच्योर एमआरएनए हो गया उसके बीच में कोई इंट्रॉन नहीं है, तो ये कह रहा है इंटरवेन सीक्वेंसेस अपीयर इन मेच्योर एमआरएनए, दैट मींस कि जो इंटरफेयर करने वाली इंट्रॉन्स है वो मेच्योर आरएनए में आपको दिखते हैं। मेच्योर आरएनए स्टैंड्स फॉर एमआरएनए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समझ आया? बस खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इनकरेक्ट चूज ढूंढो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपने निकाली है, तो ये उसके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया है, मतलब ये सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी पे, और तुमको एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच ऑफ आरएनए, जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो आरएनए के स्ट्रेच होते हैं, सही बात है शीतल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नेहा नेहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या पढ़ा था हमने? विशाल? मैम इसका आंसर बताना नहीं, है। मैं ये पूछ रही हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा गया था, किसके बारे में पढ़ा था? बेटा किसके बारे में पढ़ा था हर्ष ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? मैम ह्यूमन जीनोम के बारे में, मतलब डीएनए के हाँ, बारे में डीएनए पढ़ा के था। बारे में पढ़ा था ना, डीएनए को रीड किया गया था पूरा का पूरा, है ना। तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो आती रहती है डीएनए के अंदर वो छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रेच होते हैं, ऐसा है? नो मैम। नहीं यार, डीएनए पढ़ा, No, डीएनए के बीच में मैम। आरएनए कहाँ घुसा रहे हो ही नहीं सकता। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो आते थे वो हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते थे। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस अगर आपको याद है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, वो होता था वीएनटीआरस। आरएनए के स्ट्रेच थोड़ी है, हमने पढ़ा ही डीएनए, तो उसमें आरएनए के स्ट्रेच कहाँ से आ गए बीच में? दिस इज इनकरेक्ट। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ये सही बात है। रेपिटेटिव सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बिल्कुल, ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वीएनटीआर बहुत ज्यादा है डीएनए में। स्निप्स हेल्प इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, बिल्कुल, जो स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं ये मदद करते हैं आपको, छोटे छोटे सीक्वेंसेस सब कुछ आपको इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइंस है ये। तो जो गलत है वो है ए, तो आंसर वुड बी ए, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, ठीक है। यो मैम। नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस अकरिंग इन द रेप्लिकेशन फॉर्म, अपने को ढूंढना है ए और ढूंढना बी। देखो ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, पीछे भी तो आया था, तो एनसीईआरटी के डायग्राम से 2 क्वेश्चन निकल गए। कितना इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 99। ये कौन सी पेज पे है ये? 107। 100 कौन से पेज पे है बोलो? मैम 107। 107, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ए और बी सिंथेसिस का बताना है। रुशल, ए स्टैंड्स फॉर? मैम ए किधर है मैम, दिख ही नहीं रहा है पिक्चर में। बेटा ये वाला ए मैम दिख रहा है? कंटिन्यूअस। यस मैम हाँ देखो, कंटिन्यूअस। ए इज कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही, ध्यान से पढ़ना, ऐसे नहीं कॉन्टिन्यूस सुन के एक्साइटेड हो गया, अगला सुन लो वो नॉन लीडिंग भी बोल देगा, उसका पता नहीं है। और बी स्टैंड फॉर डिसकॉन्टिन्यूस, यस मैम। है ना, तो बी स्टैंड फॉर डिसकॉन्टिन्यूस विच इज अ लैगिंग स्ट्रैंड। आंसर तो यही हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट? मैम करेक्ट। मैम करेक्ट बताना करेक्ट था। आंसर तो ये है, ये देख लेते हैं एक बार। ए इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूसली जा रही है, इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। ए इज कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, देखो इसने स्टेटमेंट बदल दी, मैंने कहा ध्यान से पढ़ना, तो ये लैगिंग नहीं है लीडिंग स्ट्रैंड है, तो ये यहाँ से गलत हुआ। डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस है, ए की नहीं कॉन्टिन्यूस था, राइट। क्लियर? समझ आ गया सबको? ए है। यो मैम। वीएनटीआर किस प्रोसेस में पढ़े हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए होती क्या है? डीएनए की कॉपी होती है सीक्वेंसेस की सेम। एक छोटे से रिपीटिंग सीक्वेंस की कॉपी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है हमारे पास एक नॉन सीक्वेंस का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये छोटा सा डीएनए के रिस्पेक्ट में। तो डीएनए सीक्वेंस वेरी डिफरेंट फ्रॉम वीएनटीआर सीक्वेंसेस। वीएनटीआर प्रॉप्स जो होते हैं वो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं वीएनटीआर सीक्वेंसेस से ह्यूमन के, ये सही बात है।
ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है VNTR प्रोब, ठीक है, जो मैंने लैब में बनाया है, और ये है मेरा जिसके रिस्पेक्ट में मैंने सैंपल लेके बना लिया है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप का VNTR निकाला इन्होंने और लेबोरेटरी में इसी का प्रोब बना लिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जो DNA सीक्वेंस होती है ना VNTR प्रोब की, वो डिफरेंट होती है जो VNTR आपने सैंपल में लिया था। ये सही बात है? वो डिफरेंट होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डिफरेंट। ए स्टेटमेंट गलत होगी, इसे ध्यान से पढ़ना है। DNA सीक्वेंसेस आइडेंटिकल टू और कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR सीक्वेंस, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यो मैम। यूज टू ब्रेक DNA सैंपल इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक करवाती है ये DNA सैंपल को। वो कौन करवाता है? वो कौन कराता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी ना, कैंची तोड़ती थी। यूज टू डिटरमाइन द ब्लड टाइप ऑफ अ क्राइम सस्पेक्ट, ऐसा होता है? यूज टू डिटरमाइन द ब्लड टाइप No, ऑफ ma'am. क्राइम सस्पेक्ट। VNTR प्रोब हम एक्चुअली DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट तो ये भी सही है ना? तो किसके साथ जाया जाए? सेकंड वाले के साथ। बी वाले के साथ। हाँ, क्योंकि उसने ज्यादा बेहतर से एक्सप्लेन किया, राइट? डी वाले ने पूरे DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। हाँ एग्जैक्टली तो आपने बी वाले के साथ जाना है क्योंकि उसने स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छे से उसका यूज किया है। अब चाहे आप इससे क्राइम सॉल्व करो, चाहे आप इससे पैटर्निटी टेस्ट करो, पैटर्निटी टेस्ट भी तो कर सकते हो ना, तो इसलिए आप बी के साथ जाओगे, राइट? द सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन इज फॉर वेलिन? तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है वेलिन में। तो ग्लूटामिक एसिड का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है कोडोन की, दैट इज गैग। गैग से गूग में चेंज होता है, यही होता है ना? यो मैम। तुमसे क्या पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वेलिन? वेलिन के लिए कौन कोड करता है? यूजी। GAG नहीं है यहाँ पे, समझ आई? पढ़ लिया करो क्वेश्चन। गैग से गूग, बस ये खत्म होने वाला है, लास्ट के क्वेश्चन है। एंजाइम A और B में है, करेक्ट ऑप्शन अपने को ढूंढना है, ठीक है जी? ओहो ये तो फिर से आ गया लैक ऑपरोन, देखो 2 बार आ गया है ना? और देखो बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ परमिएज क्या करता है? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ए का 3 आंसर तो यही से मिल गए हुए है ना? अब डी का आंसर क्या है? इसने डी का आंसर दिया है 2। देखो राइबोजाइम हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसी से पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर भी निकल रहा था कि लाइबोजाइम ने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करा है इन ट्रांसलेशन, है ना? राइबोजाइम एक्टिविटी है बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोजाइम की, राइट? तो यहाँ से उसका आंसर भी निकल गया, सही है ना? यो मैम। रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड अभिव्यक्ति फॉर्म्ड इज, जो लीडिंग स्ट्रैंड बनता है वो कंटीन्यूअसली बनता है, सही बात है? यो मैम। यो फास्टर रेट पे बनता है क्योंकि वो कंटीन्यूअसली बनता है। देखो स्टार्ट दोनों एक साथ होता है, लीडिंग स्ट्रैंड फास्टर रेट पे बनता है। सेमी कंटीन्यूअस तो नहीं होता, सेमी बन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, डिसकंटीन्यूअसली हो नहीं सकता, तो आंसर वुड बी ए। लास्ट जेनेटिक कोड पे दूसरा क्वेश्चन है, वेलिन वाला एक आया था। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, 3 के रेशियो होते हैं, यो मैम। होते हैं तो ना, ये ट्रिपलेट है, यूनिवर्सल होते हैं ये। हाँ यूनिवर्सल है ना? देखो तो ठीक है, अगर इसमें से किसी एक स्टेटमेंट में ये लिखा होता ना नियरली यूनिवर्सल, तो वो सही होता, एनसीईआरटी नियरली यूनिवर्सल लिखती है, राइट? एक्सेप्शन थी ना इसकी, 2 एक्सेप्शन क्या थी? यो मैम नहीं थी 2 एक्सेप्शन क्या थी 2? ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तुमने सही से, तुम्हें इसलिए नहीं पता। मैंने उसमें भी स्पेसिफिकली बोला था कि जेनेटिक कोड में जो सीक्वेंस होती है वो यूनिवर्सल होती है या नियरली यूनिवर्सल होती है? यूनिवर्सल होती है, एक्सेप्शन की 2 ये नियरली यूनिवर्सल होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड नहीं दिया तो मैं यूनिवर्सल के साथ जा रही हूँ, बट दिया नियरली यूनिवर्सल क्योंकि इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है, किसमें पढ़ते हो? तो एक्सेप्शन थी माइटोकॉन्ड्रिया पर एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोन
मैम क्लोरो मैम क्लोरोफिल, श्योर? क्लोरोप्लास्ट, मैम क्लोरो प्रोटोजोन्स। मैम प्रोटोजोम, प्रोटिसा? मैम प्रोटोजोन्स। चलो खेल लो, प्रोटोजोम, आपस में मैम खेल पक्का लेना, ठीक है? प्रोटोजोन्स। तो नियरली प्रोटोजोन्स है। यूनिवर्सल होते हैं ये, बस नियरली यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब जगह यूनिवर्सल है, तो दैट मीन्स हम यूनिवर्सल के साथ जाएंगे। एम्बिगुअस होते हैं या नॉन एम्बिगुअस होते हैं? मैम नॉन मैम कौन हम एनसीईआरटी और मुझे लाइन बताओ कौन सी है, जेनेटिक कोड की खोलो, ये सीधा सीधा उसकी लाइन से क्वेश्चन है यार, तुम कैसे गलत कर सकते हो? एनसीईआरटी खोलो, लाइन देख के बताओ मुझे कहाँ पर लाइन लिखी है, नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ और लाइन बताओ कौन सी है, 1 2 3 4 करके लिखी है, बताओ। 112, पेज नंबर 112 112 है ना? 112. लाइन कौन सी है? fourth the codon is nearly universal और for example from bacteria to human ये वाली एम्बिगुअस वाली मैम सेकंड लाइन है, क्या लिखा सेकंड लाइन में? one codon code for only one amino acid hence it is ambiguous and एम्बिगुअस है specific ना, एम्बिगुअस लिखा है yes ma'am है ना? एम्बिगुअस हुआ, ठीक है, तो नॉन एम्बिगुअस कट गया, ये वाला भी रह गया, ये वाला भी मेरा कट गया, राइट? अब ये कह रहे हैं डीजेनरेट, कोड्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, कौन सी लाइन है ये डीजेनरेट वाली? मैम सेकंड ही हमारे में। तो डीजेनरेट होते हैं या नो डीजेनरेट होते हैं? मैम जनरेट होते हैं, डीजनरेट। डीजेनरेट। है ना? यहाँ नॉन लिखा है तो ये भी गलत हो गया, आंसर वुड बी ए। ये सिंपल सिंपल एनसीईआरटी की लाइन से था, अगर आपने ये नहीं करा तो आपने इसको पढ़ा ही नहीं था, आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी। एम्बिगुअस वर्ड नहीं दिया हुआ है मेरी एनसीईआरटी में। ये नहीं लिखा? एम्बिगुअस लिख ले फिर वहाँ पे, हमारी में भी नहीं है मैम। लिख लो फिर एम्बिगुअस लिख लो, ठीक है? ये हुए मैम। मैम नहीं ठीक है। है, तो अभी आपको समझ में आया कहाँ गलती हुई थी? मैम ये 36 यो क्वेश्चन में डाउट है। एक सेकेंड रुक, जब मैं ना पिछली बार गलती से मैंने इसको बंद कर दिया था और मैं फिर भेज नहीं पाई, ठीक है? टेस्ट मैं भूल जाऊंगी 36 में, ठीक है? चलो, और किसी को डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है जी? इसका मैं डाउट नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे आप लोग।